आज की जो कहानी है, करीब 110 साल हो गए। इन 110 साल में 8 लोगों का कत्ल हुआ, मर्डर हुआ, और ये 8 का 8 जो कत्ल ये एक पहेली बनी हुई है। कहते हैं क्राइम की दुनिया में, हिस्ट्री में जितने बड़े बड़े कत्ल या क्राइम हुए हैं उनमें से सबसे मिस्टीरियस कहानियों में से एक कहानी है। 110 ईयर्स हो गए, आज तक अनसॉल्व्ड है। आज भी नहीं मालूम 8 लोगों का कातिल कौन है, और कातिल कोई है भी कि नहीं है, या इस कत्ल से किसी आत्मा, प्रेतात्मा, इन सब का कोई रिश्ता है, मालूम नहीं। लेकिन जिस बंगले में यह कत्ल हुआ वो बंगला आज भी मौजूद है। उस बंगले के अंदर रखी तमाम चीज़ें जो 110 साल पहले रखी थी वो वैसी ही रखी हुई हैं, चाहे वो बेड हो, कुर्सी हो, सोफ़ा हो, कर्टन हो, घर की हर चीज़ जो जैसे जहाँ थी आज से 110 साल पहले वो वैसे ही है। दुनिया भर के बहुत सारे टूरिस्ट, बहुत सारे जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में बिलीव करते हैं, जिन्हें भूत प्रेत आत्माओं से बात करने का शौक़ है, देखने का शौक़ है, मिलने का शौक़ है, ऐसे लोग अक्सर इस बंगले में जाते हैं और उस बंगले में कोशिश करते हैं कि एक रात गुजारें। कहते ये भी हैं कि इस बंगले को जो मेंटेन कर रहे हैं, वो जो भी गेस्ट आता है और इस तरह के टूरिस्ट जिनकी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ यानी भूत प्रेत आत्माओं में विश्वास है या वो बात करना चाहते हैं, वो उन्हें चाबी पकड़ा देते हैं और कहते हैं अब आप जाइए और पूरी रात आप अंदर रहिए, सुबह आप जब रवाना होंगे तो वो चाबी वापस कर दीजिएगा। इसके अलावा कोई और नहीं होता जो गेस्ट के अलावा, और मैक्सिमम एक वक्त में 8 ही गेस्ट जा सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ उनके रहने, खाने, सोने, पीने की जो चीज़ें हैं वो 8 लोगों के हिसाब से थी। और इस फैमिली में हालांकि उस वक्त 6 लोग रहते थे, 2 गेस्ट, तो 8 के हिसाब से। अब मैं कहानी सुनाऊँ उससे पहले आप थोड़ा सा सोचिए, तसव्वुर कीजिए, इमेजिन कीजिए कि एक घर जिसके अंदर मालूम है कि 8 लोगों का कत्ल हुआ, किस तरह से कत्ल हुआ ये भी मालूम है, किस वहशियाना तरीके से हुआ ये भी मालूम है। ऐसे घर में जाकर उन्हीं बेड पे सोना, उन्हीं कमरों में घूमना, टहलना, ख़ास तौर पर रात को क्या बीतेगी। मैंने बहुत पहले, याद है मुझे, इसी क्राइम तक की कहानी के एपिसोड में एक कहानी सुनाई थी, अपनी ही क्राइम रिपोर्टिंग की। चंडीगढ़ में एक डेंटिस्ट का कत्ल हो गया था और चंडीगढ़ के एक नामी 5 स्टार होटल में, और मुझे वो कवर करने के लिए जाना था। तब हम लोग एक शो निकालते थे, जुर्म, जो बहुत ज़माने तक चला लेकिन फिर बंद हो गया, वीकली शो था। तो उसके लिए वहाँ जब गए उसी होटल में, तो हमें ये भी पता था होटल वाले शूट करने तो देंगे नहीं, क्योंकि उनकी भी साख आन बान की बात है, क्राइम हुआ है, मर्डर हुआ है। तो हम लोगों ने होटल में चेक इन किया एक टूरिस्ट के तौर पर, और इत्तेफाक से जो रिसेप्शन पे बैठा हुआ था वो शख्स पहचान गया था। तो उससे हमने यही कहा था कि अभी बीच में बातचीत में उसको उलझाया था कि उसने बोला हाँ ये कत्ल हुआ। तो मैंने कहा वो रूम, मुझे याद है वो 3rd फ्लोर पर शायद था। तो उसने कहा वो खाली, और मीडिया में चूँकि आ चुका है, लोगों को भी पता चल चुका है, तो जनरली जो भी गेस्ट आते हैं उस कमरे में ठहरते नहीं हैं। तो मेरे साथ कैमरामैन उस वक्त सुबोध भोपाली, सुबोध सक्सेना असली नाम है, वो थे। तो उसने मुझे आइडिया दिया, सुबोध ने, कि यार उसी कमरे में रुक जाते हैं अगर ये दे देता है तो, क्योंकि वहीं पे बाथरूम के उसके अंदर वॉशरूम में बाथ टब के पास बॉडी मिली थी, तो सब शूट वूट करने में रियलिटी आएगी। जोश था, हमने भी कहा चलो। शाम के वक्त चेक इन किया था हमने, उसी रूम हमें वो मिल गया, हम उस रूम में दाखिल हुए, सामान रखा। शाम तक से सब ठीक था, शूट वूट भी किया, लेकिन जब रात सोने का वक्त आया, बत्ती बंद हुई और वॉशरूम भी जाना है और उसी वॉशरूम से बॉडी मिली है। अब वो सारी चीज़ें हैं, सारी, क्योंकि विजुअल भी हमने देख रखे थे उस वक्त के स्पॉट के, तो सारी चीज़ें दिमाग में घूमने लगी और वॉशरूम जाने में भी डर लग रहा था। वो रात बड़ी मुश्किल से काटी, हमें 1-2 दिन और रहना था क्योंकि पुलिस, बाकी लोगों से मिलना था और भी सच्चाई टटोलनी थी। तो पूरी रात लगभग जाग के ही कटी। दहशत की वजह से नींद नहीं आई, क्योंकि हमें मालूम था जिस बेड पे सो रहे हैं उसके पास एक दीवार है, उस दीवार के बराबर में वॉशरूम है, उस वॉशरूम में एक खून से सनी हुई लाश मिली थी सिर्फ 3 दिन पहले, और उसी जगह हम लोग हैं, उसी वॉशरूम को हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें असर कर रही थी। तो खैर रात बड़ी मुश्किल से कटी। सुबोध की भी हवा ख़राब थी। सुबह हमने जो पहला काम किया वो ये कि जब ब्रेकफास्ट के लिए गया बुफे में, तो पहली रिक्वेस्ट ये कि रूम बदल दो भाई और कोई और रूम दे दो। तो उसने कहा सारे फ्लोर पे एक ही जैसा रूम है ये। तो हमने कहा फिर तो किसी और फ्लोर भी चेंज कर दो। फिर अगले दिन हमने फ्लोर भी चेंज किया और फिर 2 दिन और रहा, पर वो बाकी के 2 रात तसल्ली से गुजरे। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब ऐसी चीज़ जहाँ पे होती है, वहाँ आप जब पहुँचते हैं स्पॉट पे, सीन पे, तो वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में घूमती हैं।
लेकिन ऐसी जगह एक ऐसा बंगला जिसके अंदर 8 लोगों का कत्ल हुआ और कातिल आज तक नहीं मालूम कौन है, उस जगह पर ऐसे भी दीवाने लोग हैं जो जाते हैं सिर्फ और सिर्फ कि शायद कोई भूत आए, कोई सच्चाई बताए, कोई कहानी बताए और उस कत्ल को वो सुलझा सकें। बहुत सारे लोगों ने इन 110 सालों में कोशिश की इस कत्ल की पहेली को सुलझाने की। पर आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले एक बार फिर आपको जानकारी दे दूं कि जो कहानियां मैं सुनाता हूं क्राइम तक पर आप सुनते हैं, कुकू एफएम पर ही ऐसी ही कहानियां आप सुन सकते हैं। कुकू एफएम पे न सिर्फ क्राइम की कहानियां, मिस्ट्री, मर्डर, अलग अलग किस्से, बायोग्राफी, बल्कि दुनिया के अलग अलग फील्ड की भी कहानियाँ। तो कुकू एफएम पर भी आप ज़रूर कहानी सुनें। और क्राइम तक फैमिली मेम्बर के लिए क्राइम 50 है, बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको ज़रूर देख के पढ़ें और मौका मिले तो कुकू एफएम पर जाकर भी कहानी सुनें। अब आते हैं आज की अपनी कहानी पर। कहानी अमेरिका की है। अमेरिका में एक जगह है विलिस्का। तो विलिस्का मॉन्टगोमेरी काउंटी और इसी में है आयोवा। तो कहानी विलिस्का को आप शॉर्ट में समझिए, विलिस्का टाउन। विलिस्का टाउन में ये कहानी है 1912 की, 1912 की। विलिस्का एक शांत सा शहर था। 1912 में इसकी कुल आबादी, यहाँ पे जो लोग रहते थे, करीब 2500, 2500 ओनली। नया नया ये शहर डेवलप हो रहा था। जो नए नए बिजनेसमैन थे वो इस शहर में आकर रह रहे थे ताकि शहर को भी डेवलप कर सकें और अपने बिजनेस को भी इस्टेब्लिश कर सकें, उनके लिए मौका था। तो बड़े शांत प्रिय लोग, शांत शहर, टोटल 2500 की आबादी। बस इस शहर से जब अक्सर रेलवे ट्रैक था और 2500 की आबादी आपको पता है, तो आबादी के बीच से रेलवे ट्रैक और ट्रेन गुजरती थी। तो दिन भर में जब भी कोई ट्रेन गुजरती उसी का एक शोर सुनाई देता। इसके अलावा शहर बिल्कुल शांत। इसी शहर में एक बिजनेस करने वाला एक परिवार रहता था जिनका नाम था जोसिया बी मूर। उम्र उस वक्त उनकी 43 थी, 43 साल। तो जोसिया बी मूर अभी भी इस कहते हैं विलिस्का के 2019 में 11,000 करीब रेजिडेंट्स वहाँ पे रहते हैं। तो आज भी आबादी के हिसाब से देखें तो बहुत कम है। पहले 2500 थे, अब 11,000। तो जेसिया मूर ये एक बिजनेसमैन थे, जोसिया मूर, और वहीं पे रहते थे ये विलिस्का में। इनकी शादी हुई सारा मूर से। दोनों पति पत्नी के 4 बच्चे हुए। चारों बच्चे की उम्र 1912 में 11 साल, 10 साल, 7 साल, 5 साल, 8 साल और 12 साल थी। बल्कि इनमें 4 बच्चे इनके थे। 2 बच्चों की आगे कहानी बताता हूँ आपको। तो सबसे बड़े जो बच्चे थे उसकी उम्र थी 12 साल। तो जोसिया मूर और सारा मूर इस घर में रहते थे। जोसिया का अपना बिजनेस था और ये लोग बड़े शरीफ, शांत स्वभाव के और बहुत ही धार्मिक। इस इलाके में जो चर्च था, उस चर्च की ज़्यादातर देखभाल और बाकी चीज़ें सारा मूर किया करती थी और बहुत एक्टिव मेंबर थी। हर संडे के प्रेयर में भी वो सबसे पहले हाजिर होती और लोग भी इन दोनों की बड़ी रिस्पेक्ट करते। और इनके 4 बच्चे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। 2000 बल्कि सॉरी बार बार कह रहा हूँ, 1912 10 जून की तारीख आती है, 10th जून। 10th जून को जिस चर्च में सारा बहुत ज़्यादा काम करती थी, उस चर्च ने चिल्ड्रंस डे मनाने का एक प्रोग्राम रखा बच्चों के लिए और प्रेयर स्पेशल रखी, बच्चों के परफॉर्मेंस रखे। तो चूँकि इस चर्च के साथ खुद पति पत्नी बहुत क्लोज जुड़े हुए थे, दोनों अपने 4 बच्चों को लेकर चर्च पहुँचते हैं सुबह से। वहाँ अलग अलग फंक्शन होते हैं, अलग अलग बच्चों के कार्यक्रम होते हैं, प्रेयर्स होता है। रात करीब 9:30 बज जाता है चर्च के इस तमाम प्रोग्राम, अवार्ड फंक्शन को ख़त्म होते होते। अब ये जब 9:30 बजे ख़त्म होता है तो मूर फैमिली अपने 4 बच्चों के साथ अब घर के लिए निकलते हैं। इत्तेफाक से इनके पड़ोस के 2 बच्चे, वो भी उसी चर्च में थी अपने पेरेंट्स के साथ। इन बच्चों के साथ उनकी दोस्ती थी मूर फैमिली के। तो उन दोनों बच्चों ने कहा कि आज की रात क्या हम अपने दोस्तों यानी मूर फैमिली के 4 बच्चों के साथ उनके बंगले में रुक जाएं। फैमिली एक दूसरे को जानती थी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, सब बच्चे एक दूसरे से घुले मिले हैं, दोस्त हैं। माँ बाप ने इजाज़त दे दी। अब मूर फैमिली अपने 4 बच्चों और पड़ोस के 2 बच्चों के साथ अपने बंगले में करीब 9:45 के आसपास दाखिल होते हैं। आने के बाद बच्चों को कुछ हल्का फुल्का, चूँकि चर्च में ऑलरेडी खिला पिला दिया था, उन्हें कुछ देते हैं। इसके बाद अलग अलग कमरे में 2-2 करके 4 बच्चे सो जाते हैं, एक एक साथ 2-2। और हस्बैंड वाइफ
जोसिया और सारा मूर ये अपने बेडरूम में सो जाते हैं। घर की बत्ती बंद कर देते हैं, पर्दा बंद हो जाता है। इसके बाद रात बीत जाती है। अब आती है 11 जून की रात, 11 जून 1912, बल्कि सुबह आती है। सुबह करीब 8 बज चुके थे। मूर फैमिली के इस घर के खिड़कियों के न तो पर्दे हटे, न दरवाज़ा खुला, न कोई बाहर आया, न बच्चों के शोर की आवाज़ सुनाई दी। और आम तौर पर इनका रूटीन ये था कि सुबह उठकर ये लोग प्रेयर करते थे। तो इस प्रेयर की आवाज़ और उनके रूटीन से उनके तमाम पड़ोसी अच्छी तरह वाकिफ़ थे और ये उनके रूटीन में शामिल था, पूरे वीक, पूरे मंथ, पूरे साल। लेकिन 11 जून की सुबह अटपटी इसलिए थी कि मूर फैमिली का कोई भी शख्स कमरे से या घर से बाहर नहीं आया। एक इनकी पड़ोसी की नज़र पड़ी। उन्होंने देखा कि अब तो 7:30 के बाद 8 बज गए, कर्टन भी अपनी जगह पर है, दरवाज़ा भी नहीं खुला, कोई बाहर नहीं आ रहा है। तो उन्हें लगा क्या बात है। पहले उन्होंने सोचा कि कल चर्च में फंक्शन था, शायद सब थके हुए हों, लेकिन उन्होंने कहा इससे पहले भी चाहे कैसे भी हालात हों, सुबह का प्रेयर ये लोग नहीं छोड़ते। तो पड़ोसी को चिंता हुई, फिक्र हुई। उसने जाकर दरवाज़ा नॉक किया। काफ़ी देर तक अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। फिर उसने अलग अलग खिड़कियों के पास जाकर बच्चों के नाम ले लेकर उन्हें पुकारा। अंदर से कोई रिप्लाई नहीं आया। अब वो घबरा गई। इसके बाद उसने इसी सारा मूर का एक भाई इसी मोहल्ले में करीब इनके बंगले से थोड़ी दूर पर रहा करता था, उस नेबर को चिंता हुई, दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, दरवाज़ा बंद था, अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं था। तो उसने फिर घबरा कर सारा के भाई को खबर भिजवाई कि कुछ अजीब लग रहा है क्योंकि घर के दरवाज़ा नहीं खुले, कोई फैमिली मेम्बर बाहर नहीं आ रहा है। इसके बाद सारा का भाई आता है। आने के बाद वो देखता दरवाज़ा बंद है। किसी तरीके से वो पिछले एक दरवाजे को खोलकर अंदर दाखिल होता है। जब वो अंदर दाखिल होता है तो सीधे पहले बेडरूम में दाखिल हो। सबसे सामने उसके जो पहले था वो बेडरूम था जिसमें सारा और उसके हस्बैंड जोसिया सोया करते थे। जब वो बेडरूम में कदम रखता है उसकी चीखें निकल जाती हैं। पूरे बेडरूम का फर्श और बेड खून से लाल और उन दोनों की खून से लथपथ लाशें पड़ी हैं। लाशें भी ऐसी कि देखकर आदमी होशो हवास खो दे। सर बुरी तरह कुचला हुआ, जोसिया की एक आंख लगभग बाहर निकली हुई। उसी तरीके से वाइफ सारा की सर बेहद कुचला हुआ और देखकर लगता था कि मारने वाले ने बड़ी बेदर्दी से मारा है। इन 2 लाशों को देखकर सारा के भाई से बर्दाश्त नहीं हुआ और वहाँ पे रहने की और बाकी बच्चों को देखने की हिम्मत नहीं हुई। वो उल्टे पैर वापस आता है, पड़ोसी को बताता है कि मार्शल को फ़ोन करो, वहाँ की पुलिस को। पुलिस की टीम को खबर दी जाती है। अब पुलिस की टीम अगले 10 मिनट में वहाँ पहुँच जाती है। अब पुलिस की मौजूदगी में सारा का भाई पड़ोसी उस घर में दोबारा दाखिल होते हैं। बेडरूम में 2 लाशें देख चुके थे। अब इसके बाद पुलिस और बाकी लोग एक एक कमरे के अंदर दाखिल होते हैं। हर कमरे में एक लाश, हर बेड पर लाश। उस घर में जितनी बेड थी बच्चों के और माँ बाप के हिसाब से सारी लाशें थीं। 2 पड़ोस के बच्चे थे वो एक्स्ट्रा, वो 2-2 करके सोए थे, उनकी भी लाशें थीं। पुलिस ये देखते ही फिर फॉरेंसिक और डॉक्टरों को फ़ोन करती है। वहाँ पे डॉक्टर पहुँचते हैं। डॉक्टर आने के बाद घर का मुआयना करते हैं, देखते हैं। इन तमाम लाशों में देखकर ये लगा कि इन सबको नींद में मारा गया जब ये सो रहे थे, सिवाय एक बच्ची के जिसकी उम्र 9 साल थी। उस बच्ची की लाश इकलौती ऐसी लाश थी जो बेड पर तिरछी पड़ी हुई थी और उसके बाहों पे भी चोट के निशान थे और ऐसा लगा था कि शायद वो जाग गई और उसने खुद को बचाने की कोशिश की और इस बचाने की कोशिश में हमलावर ने उसे अलग अलग जगहों पे मारा और इसलिए उसकी लाश भी उस हालत में नहीं थी जैसे बाकी सोए हुए हालत में थी। जोसिया मूर और सारा मूर के कमरे में एक हथौड़ा पड़ा हुआ था, खून से लथपथ। उसको देखने के बाद यह तय हो गया कि सारे कत्ल इसी हथौड़े से हुए हैं, एक्स से। फिर सारी लाशों का जब मुआयना किया गया, डॉक्टर ने देखा तो अंदाज़ा लगा कि हर एक शख्स को, जिनमें बच्चे भी हैं 9 साल के, 11 साल के, 12 साल के, कम से कम 20 से 30 बार उनके सर पर हथौड़े से वार किया गया। 20 से 30, 20 to 30 टाइम्स। और सबसे ज़्यादा बुरी तरह जो मारा गया वो उस घर के मालिक जोसिया मूर को।
उसका ये था कि एक तरफ हथौड़े से भी मारा गया और दूसरी तरफ जो तेज़ धार ब्लेड थी उससे भी उसके चेहरे पे और सर पे हमला किया गया, यहाँ तक कि उसकी आंखें बाहर निकाल ली एक। तो इन सब को देख कर ये अंदाज़ा हो गया था कि शायद जो हमलावर था उसको सबसे ज़्यादा नफरत जोसिया मूर से थी और इसे सबसे बेदर्दी से उसी को मारा था। घर से जो लाशें निकली उसमें जोसिया मूर की, उनकी वाइफ सारा मूर की 39 साल, हरमन की जिसकी उम्र 11 साल थी, इसके अलावा मैरी कैटरीन मूर की 10 साल थी, आर्थर मूर की 7 साल, पॉल मूर की 5 साल और 2 पड़ोस के बच्चे जो आए थे, ईना स्ट्रिंगलर 8 साल और लीना स्ट्रिंगलर 12 साल, और ये दोनों भी बहनें थीं। तो 4 भाई बहन इधर और 2 सगी बहनें उधर, 6 बच्चे 7 साल से लेकर 12 साल तक के, और हस्बैंड वाइफ 47 और 39 साल की उम्र जिनकी। डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम किया, इसके बाद सारी फॉरेंसिक एग्जामिन की, तो उन्होंने फिर जो रिपोर्ट दी उसके हिसाब से ये 8 के 8 कत्ल रात 12 से लेकर सुबह 5 बजे के दरमियान हुए। घर की तलाशी के दौरान पुलिस ने देखा कि सिगरेट के 2 बट्स मिले और उसको देखकर यह अंदाज़ा लगाया गया कि जो कातिल था उसने बड़ी तसल्ली से सबका कत्ल किया, घर में बैठा, सिगरेट पी, फिर उसने जाकर बाथरूम में हाथ धोए और ये सब करने के बाद तसल्ली से वहाँ से निकला। जाते जाते वो घर की चाबी ले गया और दरवाज़ा बाहर से लॉक कर गया। अब यहाँ से पुलिस की तफ्तीश शुरू होती है। जब 8 कत्ल की खबर इस विलिस्का जैसे छोटे और शांत शहर में लोगों तक पहुँचती है, लोग मतलब अजीब सी उनकी हालत हो जाती कि ये कैसे, कोई यकीन करने को तैयार नहीं। 11 जून को ही जब इस एक साथ 8 कत्ल की पता चली खबर, तो इस छोटे से शहर की लगभग पूरी आबादी मूर फैमिली के इस बंगले के बाहर जमा हो गई। बहुत से लोग अंदर जाने की कोशिश करने लगे। तब जो उस वक्त फॉरेंसिक के डॉक्टर थे, डॉक्टर एफ.एस. विलियम्स, ये पहले शख्स थे जो वहाँ पहुँचे थे पुलिस के साथ। डॉक्टर विलियम ने बाहर लोगों की भीड़ देखकर एक लाइन कही उनसे, और वो लाइन ये थी कि अंदर मत जाओ, अगर तुम लोग अंदर गए और जो भी है वहाँ तुमने देखा तो अपनी ज़िंदगी के आखिरी पल तक तुम लोग पछताओगे, इसलिए मत देखो, मत जाओ। ये इसलिए उन्होंने कहा था, जो लाशों की हालत थी वो देखने के बाद ताउम्र कोई शायद उस मंज़र को, उस तस्वीर को अपने दिमाग से निकाल नहीं सकता था और उनके दिमाग पे इसका गहरा असर होता, और इसलिए वो मना कर रहे थे। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग उस बंगले के अंदर दाखिल हो गए। उन्होंने उन लाशों को देखी और इस चक्कर में जो बहुत सारे सबूत थे, फिंगरप्रिंट्स थे, डीएनए थे, हालांकि उस वक्त डीएनए इतना वो नहीं था लेकिन था, वो सारी चीज़ें तहस नहस हो गई। और एक पुलिस बेसिक इन्वेस्टिगेशन में जो कई चीज़ें सबूत बनकर सामने आ सकती थी वो बर्बाद हो गई। अब इसके बाद पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। तफ्तीश शुरू करने के बाद अब पुलिस ने पता किया कौन कौन सबसे पहले कि ऐसे हथौड़े से कत्ल करने वाले कौन कौन लोग हैं। 7-8 सस्पेक्ट आए। एक ऐसा मिला जिसने कुछ वक्त पहले ही अपनी बीवी, अपनी सास को हथौड़े से मारा था, उसको पकड़ा गया, लेकिन पता चला कि उस दिन उसकी मौजूदगी वहाँ नहीं थी। एक और था जिसने अपनी फैमिली के 3 लोगों का कत्ल किया था हथौड़े से, उसको भी पकड़ा गया, लेकिन पता चला कि वो भी इसमें नहीं शामिल है। तो पुलिस ने हथौड़े के एंगल से तो तमाम छानबीन की, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। मूर फैमिली की दुश्मनी भी किसी के साथ साबित नहीं हुई, और जिस तरीके से मारा गया उससे साफ था कि वो मार नहीं आया था। लेकिन अगर उसकी दुश्मनी उससे थी तो सिर्फ बच्चों को क्यों उसने सारे को मार डाला? तो ये सारे सवाल थे जिसका जवाब पुलिस को नहीं मिल रहा था। बट बहुत सारे सस्पेक्ट पुलिस के सामने आए थे। इन्हीं में से एक सस्पेक्ट था जो कैली, सबसे बड़ा सस्पेक्ट। अब कैली सबसे बड़ा सस्पेक्ट क्यों था? 10 जून की रात को कैली इस शहर में था, विलिस्का में, और वो एक स्कूल में मिलने आया था प्रिंसिपल से। शाम को वहीं था और रात को भी विलिस्का में था, लेकिन इसने विलिस्का सुबह 5 बजे छोड़ दिया और ट्रेन से किसी बाहर जगह निकल गया, विलिस्का से बाहर। अब ये सारे कत्ल डॉक्टरों के हिसाब से 12 से 5 के दरमियान हुए। वो भी रात को वहीं और 5 बजे ही शहर छोड़ता है। ये 2 चीज़ें थी। दूसरा, जब कैली के बारे में पता चला तो जिस ट्रेन से जा रहा था उसमें कुछ आई विटनेस मिले। तो आई विटनेस से पुलिस को बयान दिया कि ट्रेन में जब वो बैठा था तो उसने कहा कि तुम्हें पता है इस शहर में
एक घर में 8 लाशें पड़ी हुई हैं और उनमें 6 बच्चे हैं। और ये खबर ना तब तक मीडिया में आई थी ना किसी को मालूम था। अब उसने पैसेंजर को कैसे बताया, उसे क्यों मालूम था जानकारी, ये वो सारी चीज़ें थी जिसके बाद पुलिस ने कैली की तलाश शुरू की और आखिरकार कैली को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद अब कैली के बारे में जब छानबीन की गई तो पता चला कि उसका पुराना रिकॉर्ड है, वो महिलाओं को और कई महिलाओं को छेड़खानी का उस पर इल्ज़ाम लगा है, कई के साथ वो गंदी गंदी तस्वीरें शेयर करता था। तो ये सारी चीज़ें उस वक्त थी, हालांकि ये सब नहीं था आपके व्हाट्सएप और ये सारी चीज़ें, लेकिन वो फ़ोटो भेजता, पिक्चर भेजता, ये सारे उसके रिकॉर्ड थे, कई कंप्लेंट थी उसके ख़िलाफ़। लेकिन फिर पता चला कि उसकी मेंटल हालत भी ठीक नहीं थी और कई जगह उसका इलाज हुआ। तो पुलिस ने उसको पकड़ा और इत्तेफाक से जब पुलिस ने पकड़ा तो उसने एक्सेप्ट कर लिया और उसने कहा कि हाँ मैंने मारा है, ऊपर वाले का हुक्म था, गॉड ने कहा था, मैंने उनके फरमान को पूरा किया और मैं ही कातिल हूँ। पुलिस को लगा काम आसान हो गया। इसके बाद उसे अदालत में पेश किया गया। अदालत में जब पेश किया गया तो उसके मेंटल रिपोर्ट कार्ड को भी पेश किया गया। अब वहाँ पे आया कि जूरी मेंबर बढ़ गई। उसने कहा कि इसका जो कन्फेशन है, इकबालिया बयान, वो इसकी दिमागी हालत को देखते हुए एक्सेप्ट करने लायक नहीं है। जूरी मेंबर ने 3-2-5 जूरी मेंबर बैठे हुए थे, 3-2 से इसको बरी कर दिया। ये छूट गया, चला गया। इसके बाद फिर पुलिस अपनी जांच में लगी रही, लेकिन फिर पुलिस को लगा कि ये उस दिन भी उस बंगले के बेहद करीब था, मौजूद था। फिर ये कहने लगा लोगों से कि ये कत्ल मैंने ही किया है, बार बार कन्फेशन करे। फिर कुछ ऐसे सबूत मिले कि इसको इस बंगले के पास देखा गया। फिर पुलिस ने कैली को उठाया। फिर इसके बाद इस पर दोबारा मुकदमा चला, ट्रायल। अदालत में फिर पुलिस ने सारी चीज़ें रखी, कन्फेशन रखी, लेकिन फिर उसके मेंटल और वो सारी चीज़ें रिपोर्ट आई कि बहकी बहकी बातें करता है और कहीं से भी कोई ऐसा एविडेंस डायरेक्ट नहीं मिला जो ये साबित करे कि ये कातिल है। दूसरी बार अदालत ने उसे फिर पूरी तरह से बरी कर दिया। इस बार 3-2 से भी जोरी नहीं बटी, बल्कि बरी ही कर दिया और इस तरह से कैली को इस केस से हटा दिया गया। 6 और सस्पेक्ट आए। इन 6 के 6 को भी पुलिस ने पकड़ा, पूरी तफ्तीश की, लेकिन कोई सबूत और इनका इस कत्ल से, सारे 8 कत्ल से कोई लिंक नहीं जोड़ पाई। ये सारी चीज़ें चलती रही, धीरे धीरे वक्त बीतता गया, ये कत्ल एक पहेली बनी रही। उधर इस कत्ल के बाद ये जो बंगला था मूर फैमिली का, 8 कत्ल, जिन लोगों ने लाशें देखी उन्होंने अपने मुंह से अलग अलग कहानियाँ सुनाई। ये एक घोस्ट बंगला में तब्दील होता गया। बरसों ये बंगला वीरान रहा, आसपास में झाड़ उगाए, कोई देखभाल करने वाला नहीं। और फिर इसको धीरे धीरे इसकी कहानियाँ इतनी हैं कि इसको दुनिया के सबसे डरावने और घोस्ट प्लेस में से एक बताया जाने लगा। वक्त बीतता रहा, करीब 100 साल बीत गए। 100 साल के बाद बंगला प्राइम लोकेशन पे था। पहले इसको म्यूज़ियम में तब्दील किया गया, फिर एक ने इसे ख़रीदा और इस बंगले के बाहर एक बोर्ड लगाया गया जो आप तस्वीर में देखेंगे। ये रियल बोर्ड है जिसमें हथौड़े से कैसे एक बंगले के अंदर कत्ल होता है, ये उस बंगले के बारे में बाकायदा बताया गया। तो धीरे धीरे एक घोस्ट बंगले के नाम पे जब ये मशहूर होने लगा तो जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ और इन सारी चीज़ों, भूत प्रेत पे बिलीव करते हैं या उनसे बातें करने की कोशिश करते हैं, उनका आकर्षण बढ़ा इस तरफ। इसके बाद लोग दूर दूर से यहाँ आने लगे। जब वो आने लगे तो फिर प्रॉपर्टी ओनर को एक ख्याल आया कि क्यों ना इससे पैसे कमाएं, तो उसने पहले इसे होटल में तब्दील कर दिया। उसने कहा इसमें एक ही साथ, एक वक्त में, एक रात में सिर्फ 8 लोग रुक सकते हैं अपनी जिम्मेदारी पर, और उन 8 लोगों को चाबी दे दी जाएगी, वो जाएंगे, उनको जो करना है करें। बहुत सारे लोग गए, रात काटी, अलग अलग किस्सा सुनाया उन्होंने। कुछ ने कहा कि हाँ, अंदर जाती एक अजीब सी फीलिंग आती है, अंदर जाती एक शोक सा फील होता है, माहौल में अजीब सा एक बोझिलपना लगता है। एक ऐसा शख्स था जो इत्तेफाक की बात है 10 जून, वही तारीख 1912 की जो थी, वो 2012 में 10 जून को इस बंगले में जाकर रुकता है। मतलब ठीक 100 साल बाद तारीख वही है। वो 2 थे। सुबह उनमें से एक घायल मिलता है, उसके जिस्म पे चाकू के निशान थे, लेकिन घाव इतना गहरा नहीं था कि जान को खतरा था। सुबह उसके बाद उसे अस्पताल ले जाया जाता, ठीक है, लेकिन ये पता नहीं चला कि उसे चाकू किसने मारा।
पर उसने कहा कि मुझे लगा कि इस घर में कोई कातिल है जो मुझे मारना चाहता है, और वो सारी चीज़ें उसके दिमाग में थी। हालांकि इसको लेके बाद में पुलिस और लोगों ने कहा कि चूंकि उसने तारीख भी ये चुनी थी ठीक 100 साल बाद 10 जून 1912 की जगह 2012, तो उसके दिमाग में ये सारी चीज़ें घूम रही थी और इसलिए शायद ये असर था उसको। और हो सकता है वो किसी चीज़ से टकराया हो या कुछ और कर रहा हो और चाकू का घाव लग गया, क्योंकि घाव बहुत गहरा नहीं था। लेकिन अलग अलग लोग इस बंगले में रहे, रात गुजारी, उनके अलग अलग तजुर्बे रहे, एक्सपीरियंस रहे। अब ये बंगला एक म्यूज़ियम के तौर पर है, बाकायदा ये बोर्ड आज भी वहाँ कायम है। अमेरिका के घोस्ट प्लेसेस में से एक को इसमें आज भी माना जाता है कि ये वो है, ये बंगला। लेकिन सबसे अफसोसनाक बात यह है कि करीब 110 साल बीत गए। इन 110 सालों में आज भी ये एक पहेली है कि उस रात यानी 10 जून 1912 की रात 6 बच्चों और हस्बैंड वाइफ कुल 8 लोगों के हथौड़े से सर पे 20 से 30 बार एक एक शख्स पे। मारने वाला कौन था, मारने की वजह क्या थी, और वो कातिल कहाँ गायब हो गया, आज भी एक पहेली है। हालांकि अभी ये केस सुलझ भी जाए तो ये शर्तिया है, गारंटी है कि जो भी कातिल था वो अब इस दुनिया में नहीं होगा, क्योंकि 110 साल तो हो गए और उसने अगर कत्ल किया होगा, 20 साल की भी उम्र रही होगी तो आज 130 साल का होता। और अभी खबर आई है कि दुनिया का सबसे बुजुर्ग शख्स 118 साल जिसकी उम्र, जापान में कल या परसों शायद उनकी मौत हो गई है। तो दुनिया के ओल्डेस्ट पर्सन की डेथ हुई है जिनकी उम्र 118 साल थी जापान में, कल या परसों। तो इसके हिसाब से देखें तो अगर कातिल को मिनिमम मैं 20 साल भी लेके चलता हूँ तो 130 का होता, तो इसलिए उसके ज़िंदा होने की कोई गुंजाइश बनती नहीं है। लेकिन आज भी विलिस्का के इस बंगले की कहानी, इस बंगले में हुए उस रात 8 कत्ल की कहानी एक पहेली है। बहुत सारे लोगों ने इस कत्ल की पहेली को सुलझाने की जब तक कोशिश की, बहुत सारे पुलिस अफसरों ने सुलझाने की कोशिश की, बहुत सारे सबूत जुटाने की कोशिश की, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज भी मिस्टीरियस है। आज भी ये वो कत्ल है जिसको आप कह सकते हैं कि अनसुलझा तो है ही है, शायद परफेक्ट मर्डर की कैटेगरी में हो सकता है ये। तो ये थी कहानी। अब कहानी ख़त्म करूं उससे पहले अपना सिलसिला, आज सुनीता सिंह जी का जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे सुनीता सिंह जी। और सुमन सिंह, किरण, वंश, किट्टू, बिट्टू, प्रवीण कुमार सिंह जी ने भेजा है। उषा रानी जी का भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे उषा जी। और संदीप गिल साहब ने भेजा है, इनकी पत्नी है। पल्लवी, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे पल्लवी। और राज रघुवंशी जी ने भेजा है। राज रघुवंशी अभी एक पड़ाव पार कर चुके हैं एसआई के एग्ज़ाम में, तो सब इंस्पेक्टर बनेंगे। और इन्होंने कहा जैसे ही बनेंगे मुलाकात करना चाहेंगे। बिल्कुल मुझे खुशी होगी, मेरी तमाम दुआएं और विशेज़ आपके लिए कि आप एग्ज़ाम कामयाब करें, एग्ज़ाम पास करें और फटाफट फिर आप एसआई बने और फिर सब कुछ अच्छा हो। राहुल नायक है, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे राहुल साहब, गोरखपुर से हैं ये। और राज मोडानवल, इनका भी जन्मदिन है, दिल्ली से हैं, तो हैप्पी बर्थडे राज साहब। इसके अलावा प्रियंका वैभव और सुनील जैन, इनकी एनिवर्सरी है, तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। आदित्य पाटिल के पेरेंट्स की भी एनिवर्सरी, उन्होंने नाम नहीं लिखा, उन्हें भी बहुत बहुत बधाई। और आदित्य सिंह के पेरेंट्स की भी आज एनिवर्सरी है, तो उन्हें भी बहुत बहुत बधाई। इसके अलावा एजाज़ अहमद हैं, जिन्होंने आज इस विलिस्का स्टोरी की फरमाइश की थी, तो एजाज़ साहब आपकी फरमाइश पूरी हो गई। अशोक डूडी विश्नोई जी हैं। इसके अलावा विश्वराज सिंह हैं, फूल सिंह हैं मलिकपुर, अर्चिल पांडे हैं, सतपाल सिंह एक स्टोरी की फरमाइश की है, मोहम्मद शाहनवाज हैं, राजू शाह है नेपाल से, और 2 लोगों ने नेपाल से, एक राजू शाह और एक बिहारी बुलेट। इन्होंने कहा कल जो नेपाल की स्टोरी सुनाई थी उसमें कुछ जगहों के नाम मैंने शायद गलत प्रोनाउंसिएशन किया था, हो सकता है मैं भी इंसान हूँ। और दूसरी चीज़ ये भी थी कि उसमें जब टीचर ने किडनैप किया था उस लड़की को, तो एक खबर ये भी थी कि क्लोरोफॉर्म ज़्यादा सुखा दिया था, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई और फिर बाद में उसको काटा था। और जो दूसरी लड़की जिसने मदद की थी, स्टूडेंट्स, जिसको 20 साल की सज़ा हुई थी, उसको ठीक ठाक नेक चाल चलन को देखते हुए 13 साल के बाद ही जेल से रिहा कर दिया गया था। ये कहानी मैं कल मैं बताना भूल गया, तो थैंक यू आप दोनों का इसको याद दिलाने के लिए। इसके अलावा जगदीश सिंह बरेट हैं बीकानेर से। सुधीर प्रसाद जी हैं, थैंक यू सो मच सुधीर प्रसाद भाई, फौजी हैं और बस आप पे गर्व है हमें। इसके अलावा मनहर पटेल हैं, और मनहर पटेल ने कहा कि रविंद्र कौशिक और प्रिंस 2 भारतीय जासूस, उनकी कहानी सुनकर इन्हें अफसोस हुआ कि भारत सरकार ऐसा कैसे कर सकती है। तो कई बार ये सारी चीज़ें होती हैं, पॉलिटिक्स बहुत गंदी चीज़ होती है मनहर साहब। अकबर अंसारी हैं और आज़म खान की कहानी सुनना चाहते हैं।
अली असगर हैं कराची पाकिस्तान से, थैंक यू सो मच अली साहब आपके मेल के लिए। सोनू सिंह राव हैं और इनकी वाइफ और बेटी दोनों कहानियाँ सुनती हैं, थैंक यू सो मच। और ये बाबा साहब अम्बेडकर की कहानी सुनना चाहते हैं तो ज़रूर किसी दिन सुनाऊंगा। तो आज की कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा।